तो वहाँ डेफिनेटली आप जो है ना उसमें नहीं जा सकते। तो इसमें फिर वही एग्जांपल आएगी आपके पास बरानी एरिया की या रेनफेड एरिया की। वहां पे आपके पास जो है इरिगेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। आप डिपेंड कर रहे होते हैं रेनफॉल पे। वो एक कंस्टेंट है जिसकी वजह से आप जो है ना मोनोक्रॉपिंग पे आपको रहना पड़ता है और आप डिपेंडेंट हैं कि जब रेन्स होती हैं तो आपकी क्रॉप जो है उसके साथ लिंक करती है और क्रॉप की एश्योरेंस भी रेनफॉल के साथ लिंक्ड है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग।
मेरी आवाज आ रही थी? हेलो जी जी, सर, अब मेरी आ आवाज रही है आवाज। अब जी आई है सर आवाज। जी ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे मोनोक्रॉपिंग की। तो मोनोक्रॉपिंग की जो रीजंस थी या प्रॉब्लम थे वो आपके सामने है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मोनोक्रॉपिंग से के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या थे, डिसएडवांटेज ऑफ मोनोक्रॉपिंग। उसमें अगर हम बात करें तो लेस रेजिलिएंट कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम्स। उसमें रेजिलियंस जो है वो कम थी, डिफरेंट क्लाइमेटिक हैजर्ड्स कह लें, नेचुरल हैजर्ड्स के अगेंस्ट। इस तरह से वल्नरेबल टू क्रोनिक वीड्स एंड इंसेक्ट्स। जब आप बार बार एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसके इंसेक्ट्स और वीड्स और डिजीजेस उनको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से इनकम डेफिनेटली लेस थी। एक अगर क्रॉप पूरे साल में आप लगा रहे हैं तो आपको इनकम लेस मिलेगी। अगर आप 2 क्रॉप्स लगाते हैं तो इनकम आपकी ज्यादा होगी, तो लेस इनकम थी। और कई दफा अगर आपकी जो है ना क्रॉप फेल हो जाए तो आपको ये भी रिस्क है कि आपको कोई इनकम ना हो। अगर क्रॉप्स एक से ज्यादा हों तो ये चांस तो जरूर होता है कि अगर कोई एक क्रॉप फेल भी होती है तो दूसरी बेहतर परफॉर्म कर जाती है, तो उससे आपकी कंपनसेशन हो जाती है। नो सॉइल इम्प्रूवमेंट, खास तौर पे अगर जहाँ पे एग्जॉस्टिव क्रॉप लग रही थी, से फॉर एग्जांपल वीट की आप एग्जांपल लें या कॉटन की लें, जहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप वीट की जब कॉटन की बार बार लग रही थी तो वहां पे आपके पास सॉइल इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी दूसरी ऑप्शन नहीं थी कि कोई रेस्टोरेटिव या लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो है आप लगा के सॉइल बेहतर करें। मोर इरोजन हैजर्ड्स, अगर कोई क्रॉप ऐसी थी आपके पास जो इरोजन को चेक नहीं कर रही थी, और ख़ास तौर पे जब फेलो लैंड पे उस क्रॉप के बाद आपका फेलो एरिया रहता था तो उसमें एरोजन के जो चांस थे, एरोजन हैजर्ड जो है वो ज़्यादा था। तो ये जो है इसके डिसएडवांटेजेस जो है मोनोक्रॉपिंग के। उसके बाद मोनोक्रॉपिंग से जो शिफ्ट थी मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ जो है, उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग आप सबको पता है कि ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही जमीन पे अगर एक या दो से ज्यादा आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं सेम सीजन या डिफरेंट जो है सीजन ऑफ द ईयर, यानी एक साल के अंदर आप 2 या उससे ज्यादा क्रॉप्स अगर ग्रो कर रहे हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड तो वो आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग है। ये नॉर्मली जो है आपके प्रैक्टिस वहां पे होती है जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, कुछ बेहतर है। बिल्कुल पुअर सॉइल जहाँ पे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे नहीं कर सकते, अदरवाइज आप तो ये है कि कमर्शियल आप या इनऑर्गेनिक और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। लेबर इज अबंडेंट, लेबर भी डेफिनेटली जो है मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए आपको ज्यादा चाहिए। इस तरह से इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल, इरिगेशन वाटर तो बहुत जरूरी है। अब स्पेशली हम अपने पंजाब की और सदर्न पंजाब की बात करें तो यहाँ पे अगर खरीफ सीजन में इरिगेशन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। रबी में तो फिर भी आपको जो है इतना ज्यादा वो नहीं चाहिए होती बारिश, लेकिन सॉरी पानी नहीं चाहिए होता क्योंकि ऑपरेशन लॉसेस कम होते हैं। और दूसरा आपकी जो मानसून का बारिश अगर आपने उसको पानी को कंजर्व किया हुआ तो कुछ ना कुछ क्रॉप आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो आपका समर सीजन है पीक, स्पेशली अप्रैल में, मई जून जुलाई अगस्त, तो उसमें अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस सीजन में आप क्रॉप ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग डेफिनेटली इसके एडवांटेजेस हैं उससे जो है अपना मोनो क्रॉपिंग की बनिस्बत इसमें इनकम भी बेहतर होती है। और आपकी अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप या रोटेशन में ले आते हैं चीज़ें तो आप सॉइल भी बेहतर कर लेते हैं, इनकम भी ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है
क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? दिस इज स्विंग ऑफ क्रॉप्स इन अ रेगुलर ऑर्डर, one after the other, on a same piece of land for a fixed period of time, keeping in view the fertility of soil may not adversely affect. क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन ये है कि आप क्रॉप्स को सो करते हैं इन ए रेगुलर ऑर्डर, एक सीक्वेंस में, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप एक ही पीस ऑफ लैंड पे। फर्ज करें आपके पास 1 एकड़ लैंड है, तो आपने एक क्रॉप लगाई, उसके बाद आप दूसरी क्रॉप लगाते हैं। तो उसमें आपने क्या ख्याल करना है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो। मतलब क्रॉप्स आपने रोटेट करनी है, लेकिन उसमें जो मेन मिथ है क्रॉप रोटेशन की, या फिलॉसफी बिहाइंड क्रॉप रोटेशन, ये है कि आपने अपने उस क्रॉपिंग पैटर्न में ऐसी क्रॉप्स जरूर जो है यूज करनी है जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, ना कि रिस्टोर करें, ना कि उसको एग्जॉस्ट करें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है तो कोशिश करें कि दूसरी आपकी रेस्टोरेटिव क्रॉप हो, जिसमें आपके पास लेग्यूमिनस की बड़ी अच्छी लेग्यूम क्रॉप्स की एग्जांपल है। आप उसमें जो है पल्सेस लगा सकते हैं, लेंटिल है, मूंग है, माश है, चिकपी है, तो सोयाबीन है, इस तरह की क्रॉप जो है आप लगा सकते हैं। फिर आपके पास जंतर है, सिस्पीनिया, इस तरह से लूसन है, बरसीम है, इस तरह की क्रॉप जो है आप रोटेशन में अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है आप उसको एडवर्सली इफेक्ट ना करें, बल्कि उसको इम्प्रूव करें सॉइल की फर्टिलिटी को। तो ये क्रॉप रोटेशन की जो मेन फिलॉसफी कह लें या मेन मिथ जो है वो यही है कि फर्टिलिटी का आपने जो है सॉइल की फर्टिलिटी का ख्याल करना। इसमें नॉर्मली जो होता है ना, क्रॉप रोटेशन जो है वो 1 साल की नहीं होती। नॉर्मली ये होता है कि 3 साल की जो है वो क्रॉप रोटेशन हम बनाते हैं। और ये अक्सर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 3 साल की आप क्रॉप रोटेशन बनाएं। ठीक है, तो आप 3 साल की क्रॉप रोटेशन जब बनाएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि हर साल में 2 क्रॉप्स हों, यानी 3 साल में आपके पास 6 क्रॉप्स आ जाएंगी। तो उसको लिखने का भी एक बकायदा पैटर्न है रोटेशंस को। अगर एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप आप लगा रहे हैं तो पहली क्रॉप लिखेंगे। फर्ज करें पहली क्रॉप वीट से आपने स्टार्ट किया, तो वीट के बाद डैश लगाएंगे, और आगे फर्ज करें खरीफ में आप राइस लगा रहे हैं या मेज लगा रहे हैं या मूंग भी लगा रहे हैं, तो वो क्रॉप लिख देंगे। उसके बाद फिर आगे अगली क्रॉप अगर उसके हार्वेस्ट करने के बाद फिर विंटर में आप लगाएंगे या रबी में, फिर डैश लगाएंगे और अगली क्रॉप लिखेंगे। अगर कहीं भी आप इंटर क्रॉप्स कर रहे हैं तो उसमें जिस क्रॉप के अंदर इंटर क्रॉप कर रहे हैं तो उसमें प्लस का साइन लिखेंगे। से फॉर एग्जांपल वीट में आप चिकपी इंटर क्रॉप कर रहे हैं तो वीट प्लस का साइन लगा के तो चिकपी लिख देंगे। ठीक हो गया। तो इनको लिखने का भी एक तरीका कार है। जो आप जब क्रॉप रोटेशन या वैसे भी क्रॉप्स लिखते हैं तो इस तरह से अगर कहीं पे रिले क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग ये होती है कि आप की क्रॉप जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में एक क्रॉप एंटर हो चुकी है, उसके बाद आप उस क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर दूसरी क्रॉप लगा लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि आप अब तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, कॉटन के बाद वीट की स्विंग लेट नहीं होती क्योंकि कॉटन जल्दी टर्मिनेट कर जाती है। पहले अगर हम 5-10 साल पीछे जाएं तो जब बीटी से पहले नॉन बीटी वैरायटीज थी तो आपकी जनवरी तक चलती रहती थी कॉटन की वैरायटीज। तो तब वीट रिले क्रॉप आप कर सकते थे उसमें, या करते थे कॉटन के अंदर। तो कॉटन की आखिरी पिकिंग अभी रहती होती थी तो उससे पहले आप वीट जो है उसकी स्विंग कर देते थे, ब्रॉडकास्ट कर देते थे पानी लगा के वीट को कॉटन के अंदर। उसको आप रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो जहाँ पे रिले क्रॉपिंग हो उसमें फिर आप फर्ज करें कॉटन के अंदर वीट रिले कर रहे हैं तो कॉटन स्लैश वीट लिखेंगे, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रिले क्रॉपिंग की आपने एग्जांपल दी।
लेकिन जब भी आपने क्रॉप रोटेशन बनानी है 3 साल की, तो नॉर्मली मैंने कहा होती है 3 साल, उसमें फिर आपने क्रॉप्स रोटेट जरूर करनी है। ये नहीं कि आप वीट कॉटन वीट कॉटन वीट कॉटन तीनों सालों में ही लिख दें तो आपकी ये क्रॉप रोटेशन होगी नहीं। जैसे मैंने पहले कहा है कि बेसिक फिलॉसफी या मेथड यही है कि आपने फर्टिलिटी को भी जो है वो रखना है, और रोटेशन की जब बात हो रही तो फिर रोटेट तो करनी ही है। तो उसमें कोशिश करें आप कि जो है ना एक सीजन या दोनों सीजन में अल्टरनेटिवली कहीं ना कहीं पे आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स या रेस्टोरेटिव क्रॉप जरूर लेके आए। से फॉर एग्जांपल वीट के बाद अगर कॉटन पहले साल आपने लगाई है, तो कॉटन के बाद फिर नेक्स्ट आप चिकपी ले आए या लेंटिल ले आए, और इस तरह से फिर आगे अगर आप कॉटन ले आए हैं तो फिर आप वीट ले आए, और फिर कॉटन की जगह पे आप कोई मूंग बीन सोयाबीन वो ले आए। तो इस तरह रोटेट करें ताकि जो है आप मेन जो आपका कंसर्न है सॉइल फर्टिलिटी का उसको भी एक रखें। ये एक कंसर्न है मेजर। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस हैं। आप वीड्स का साइकिल ब्रेक कर लेते हैं, आप इंसेक्ट पेस्ट का डिजीजेस का साइकिल जो है ब्रेक कर देते हैं, तो उससे भी काफी एडवांटेजेस होते हैं क्रॉप रोटेशन की वजह से अगर आप रोटेट करें। तो एडवांटेजेस क्या है इसके क्रॉप रोटेशन के? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म्स, क्या फार्म पे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं मुख्तलिफ क्रॉप जब लगाते हैं। इस तरह से कंट्रोल ऑफ वीड्स इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस आना था यहाँ पे, मेरा ख्याल गलती से फिर वीड्स लिखा गया। कंट्रोल ऑफ वीड्स इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस, तो वो जो मैंने पहले कहा है कि आप साइकिल ब्रेक कर सकते हैं उनका, तो उसको काफी हद तक आप कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरह से मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो मेजर इसकी फिलॉसफी भी है कि आपने फर्टिलिटी स्टेटस जो है मेंटेन करना है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम इरोजन, कि इरोजन से प्रोटेक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि ऐसी स्पेशली आपके जो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे विंड इरोजन का प्रॉब्लम होता है और कहीं पे वाटर इरोजन का, तो उस एस्पेक्ट से आप उस तरह की क्रॉप्स रोटेशन में ला के तो जो सॉयल को कवर रखें, ज्यादा जल्दी कवर करें, कवर क्रॉप्स भी उनको कहते हैं। तो इस तरह की क्रॉप्स आप लगाएंगे तो डेफिनेटली इरोजन को भी चेक करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। इस तरह से सॉयल रिक्लेमेशन के लिए भी आप जो है क्रॉप रोटेशन को यूज कर सकते हैं कि आप कहीं पे जो है वो ग्रीन म्योर क्रॉप्स ले आए, कहीं के इस तरह की क्रॉप्स ले आए। फर्ज करें सलिनिटी का प्रॉब्लम है तो जो सार्ट्स बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लें वहां से, रिक्लेमेशन के लिए यूज होती है। तो इस तरह की क्रॉप्स जो है रोटेशन में ला के तो उसका एडवांटेज लिया जा सकता है। इस तरह से सिस्टमाइज्ड फार्मिंग, आप एक सिस्टमेटिक फार्मिंग कर सकते हैं जिसमें आप ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करते हुए अपने फार्म को सिस्टमाइज कर सकते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स इस तरह के ले आए जिससे आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो, आपकी जो है इनकम भी बेहतर हो, आपकी जो हाउस होल्ड फर्ज करें नीड्स हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, कि आप अपने पल्सेस भी ग्रो कर रहे हो, स्टेपल फूड वीट है वो भी कर रहे हूँ, राइस अगर आपको चाहिए तो वो भी कर रहे हूँ। और कॉटन जो है पहले तो लोग खुद कॉटन ग्रो करते थे और अपने इवन कपड़े शपड़े तक खुद बनाते थे, तो अब तो खैर ट्रेंड चेंज हो गया है। तो इस तरह की जो हाउस होल्ड नीड है, फिर आपके लाइफ स्टॉक साथ है अगर फार्म पे, तो उसके लिए फॉडर्स वगैरह वो भी आप ग्रो कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन की वजह से। तो ये सारे जो है उससे सिस्टमाइज्ड फार्मिंग की तरफ आप जा सकते हैं। इस तरह से अल्टरेशन क्रॉप्स, सॉरी अल्टरनेशन क्रॉप्स, कि आप अल्टरनेट जो क्रॉप्स हैं वो भी जो है वो इसमें रोटेशन की वजह से डेफिनेटली अल्टरनेट क्रॉप्स भी वो लेके आ सकते हैं, जिससे आपके कहीं पे जो फर्ज करें क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ड्राउट के हैं, हीट के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप अल्टरनेट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। फिर कहीं पे आपको न्यूट्रिशनल या डाइटरी डाइवर्सिटी चाहिए तो न्यूट्रिशनल जिसकी वैल्यू बेहतर है वो आप कर सकते हैं क्रॉप्स। तो अल्टरनेशन या अल्टरनेटिव क्रॉप्स जो है वो भी इसमें क्रॉप रोटेशन की वजह से आप अपने सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी कोई हैं तो आप लोगों के जहन में है, हो सकते हैं क्रॉप रोटेशन के? क्यों भाई?
जी नवीद, आपके जहन में कोई है डिसएडवांटेज? जी सर बाजू का एनवायरनमेंट उस फेवर नहीं करती क्रॉप्स को, तो क्या नहीं फेवर करती? इन्वायरमेंट सर हमारा वेदर, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि वेदर उसको नहीं कर रहा होता उस क्रॉप को हम वो ग्रो कर रहे होते हैं। हम्म या फर्टिलिटी फर्टिलाइजर हमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, इनऑर्गेनिक हम्म फर्टिलाइजर, हम्म केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम्म लेबर हमें ज्यादा चाहिए होती है उसके लिए। हम्म। हाँ ये भी ठीक है आपके पॉइंट की सत्ता कि इस तरह से डिफिकल्ट हो सकता है फॉलो करना है इसको। इसकी कि डिजायरेबल आपकी एक रोटेशन जो है आपकी डिजायरेबल है कि आप न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हाउस होल्ड नीड देख रहे हैं, या आपके फार्म पे जो बाकी इंटरप्राइजेज जो हैं इंटाइटीज हैं, लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है, उस एस्पेक्ट से अगर आप देख रहे हैं तो वो आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो बाज़ औक़ात आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप उसको डिजायरेबल रोटेशन को जो है वो फॉलो कर सकें। इसी तरह से जो सब्स्टिट्यूट है फॉर मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो इसको जो है बाज़ औक़ात जो है आप दूसरे एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा आप उनकी तरफ चले जाते हैं तो इनको आप पीछे छोड़ जाते हैं, जो कि मेन फिलॉसफी या मेथ है तो क्रॉप रोटेशन की, उसको आप जो है वो नहीं ख्याल कर रहे होते कि सब्स्टिट्यूट फॉर मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप जो है ना उस चीज को पीछे कहीं छोड़ जाते हैं। तो ये एक दो इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस इतने हैं कि जो डिसएडवांटेजेस के ऊपर भारी हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास प्रिसीजन फार्मिंग है, ये हम बड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको प्रिसाइज वे में आपने यूज़ करना है और उनको कंजर्व करना है। प्रिसीजन फार्मिंग में चाहे आपके जो इनपुट्स हैं, सीड है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, वाटर, लेबर, उनको प्रिसाइज वे में आपने यूज़ करना है प्रिसीजन फार्मिंग में। तो ये भी डेफिनेटली इमर्जिंग ट्रेंड में एक जो है ना वो आता है। इसको खैर हम डिटेल में चूंकि डिस्कस कर रहे थे तो इसको हम इससे नेक्स्ट मूव करेंगे। डिसीजन के बाद जो है हमारे पास ड्राई फार्मिंग है। तो ड्राई फार्मिंग जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, अब सब लोगों को पता है कि ड्राई फार्मिंग जो है जहाँ पे बारिशें बहुत कम हैं या अनसर्टन रेनफॉल्स हैं, ठीक है, और वेरिएबल रेनफॉल हैं कि कभी हो गई कभी ना हुई, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, तो वहां पे जो है जो फार्मिंग है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, उसको ड्राई फार्मिंग आप कहते हैं। इसमें जो मेन मेजर कह लें कि जो टेक्निक यूज होती है वो यही है कि आप जब भी रेनफॉल होती है या मॉइस्चर जो आपके पास अवेलेबल होता है तो उसको आप कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेजर लिमिटेशन या मेन लिमिटेशन इसमें है ही वाटर या प्रेसिपिटेशन या मॉइस्चर कह लें, उसमें मेन जो है, इसलिए आपका फोकस जो है वो यही होता है कि आप सॉइल में मॉइस्चर को मैक्सिमम अमाउंट जो है उसका मॉइस्चर का उसको कंजर्व करें, और ये डिपेंडेंट है सारा रेनफॉल पे आपका होता है। तो इसमें कौन सी मेजर जो है वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं? एक तो बंदिंग, बंद जो आप बनाते हैं, ठीक है, आप अपने फील्ड के इर्द गिर्द जो है वो बंद बना लेते हैं,
ठीक है, बंद किस लिए बनाते हैं? ताकि जो भी रेनफॉल हो वो आपकी वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो, एक तो मॉइस्चर जो है वहां से आउटफ्लो ना हो, और दूसरे नंबर पे एरोजन को भी वो चेक करते हैं डेफिनेटली। जब आप बंद बना लेते हैं तो आपके उस फील्ड में ही जो है पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। फिर इस तरह से टिलेज आर कल्टीवेशन, नॉर्मली यहाँ पे जो आपका रेनफॉल का सीजन स्टार्ट होने से ऑनसेट ऑफ स्पेशली मानसून में जो कि ज्यादा बारिशें होती है हमारे यहाँ, उससे पहले जो है डीप टिलेज रिकमेंड की जाती है कि आप डीप टिलेज जो है वो करके तो छोड़ दें सॉइल को। तो डीप टिलेज से आपकी जो वाटर की मूवमेंट है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो चूंकि बढ़ जाता है, उससे ज्यादा से ज्यादा जो आपकी सॉइल जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करती है। इस तरह से नेक्स्ट जो आप वहाँ पे उस ड्राई लैंड में कर सकते हैं कि ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा बताया है कि ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब यह है कि वहाँ पे जो रेनफॉल है वो इतनी नहीं है, एक्सेसिव नहीं है कि आप की सक्सेसफुल क्रॉप कल्टीवेशन हो सके, तो लिमिटेशन रेनफॉल है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है वाटर की शॉर्टेज होती है, तो ड्राउट टॉलरेंट जो वैरायटीज हैं उनको रिकमेंड किया जाता है वहाँ पे। इसी तरह से फेलो कल्टीवेशन, तो एक जो है क्रॉप मोनोक्रॉपिंग की जैसे हमने बात की, वहाँ पे क्योंकि मोनोक्रॉपिंग होती है, और एक मोनोक्रॉपिंग क्रॉप से पहले आप फेलो जो है वहाँ पे रखते हैं फील्ड को, और वहाँ पे कल्टीवेशन या आप प्लोइंग वगैरह करते हैं। इस तरह से सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड लैंड, तो जो क्रॉप की सिलेक्शन है वो जिसकी कम हो वो वाली क्रॉप जो है हमें चूंकि सूट करती है वहाँ पे, क्योंकि मेजर लिमिटेशन ही वाटर है, तो वो क्रॉप जो है सिलेक्शन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से लैंड की सिलेक्शन, क्योंकि लैंड की वेरिएशन काफ़ी होती है ड्राई लैंड में, कहीं पे जो है आपकी लैंड की एलिवेशन इस तरह की होती है वहाँ पे वाटर स्टोर नहीं होता प्रॉपर, और कुछ उसमें फील्ड्स ऐसे दरमियान में कुछ पैचेस होते हैं जहाँ पे वाटर ज़्यादा आप स्टोर कर सकते हैं, तो उस तरह की लैंड आप वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए या क्रॉप सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोइंग के लिए सिलेक्ट करते हैं, जिसमें वाटर जो है वो कंजर्व किया जा सके और वाटर मॉइस्चर प्रॉपर अवेलेबल हो। अच्छा, इस तरह से जब एक दफा बारिश हो जाती है उसके बाद जो है कल्टीवेशन आफ्टर एवरी रेन, ये हर बारिश के बाद भी एक प्रैक्टिस होती है कि आप जो है उसके बाद कल्टीवेटर चला दें और उसके ऊपर प्लैंकिंग कर दें। ठीक है, तो उससे ये क्या होता है, कैपिलरी एक्चुअली आप ब्रेक कर देते हैं, ताकि आपकी जो इवेपोरेशन के जरिए लॉसेस हैं वो कम से कम हो जाए। इस तरह से सीड रेट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके रेनफेड एरियाज हैं स्पेशली ड्राई फार्मिंग जहाँ पे आप करते हैं, वहाँ पे आप सीड रेट बड़ा सोच समझ के आपको जो है वो यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर। ठीक है, अगर तो आपका मॉइस्चर ऑप्टिमम है तो आप सीड रेट पूरा यूज करते हैं, अदरवाइज आप सीड रेट भी रिड्यूस कर देते हैं ड्राई फार्मिंग में, क्योंकि डेफिनेटली जितने प्लांट ज्यादा उगेंगे सीड रेट ज्यादा आप यूज करेंगे तो उतना कंपटीशन जो है उनका आपस में मॉइस्चर के लिए बढ़ जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो सीड रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा जो है आप सीड रेट वहां पे यूज नहीं करते। इस तरह से यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का यूज तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन एरियाज में ड्राई लैंड फार्मिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर वहाँ पे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसको वाटर होल्ड करने की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी और ज्यादा देर तक वाटर होल्ड कर सकेगी सॉइल, तो वो उससे डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। इस तरह मल्चिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आप मल्चिंग करें, तो उससे इवेपोरेशन लॉसेस जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। इस तरह से रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स चूँकि कम्पीट करती हैं आपके क्रॉप प्लांट के साथ, तो उसमें जब आप वीड्स को रिमूव करेंगे तो फिर आपका कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, और आपका जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्रॉप प्लांट्स को होगी। क्या टाइम है?
चलें, ये ऑलमोस्ट लास्ट मिनट रहता है, तो दोबारा से हम इसको मीटिंग को जनरेट करते हैं। इसके आगे जो है हम फिर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। रिकॉर्डिंग भी लगा। एडमिशन रिस्पांस लिखने हैं, मेरा ख्याल है ये देखो भी कितने एप्लीकेशन आए हैं ते